नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार शर्मा आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों का ये प्रोत्साहन मेरे को और भी अच्छे वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं राकेश कुमार शर्मा हूं, बीए में बीएड सेट क्वालिफाइड इन जियोग्राफी, स्पेशलाइजेशन जियोग्राफी सब्जेक्ट में रखता हूं। मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं लगातार ऑनलाइन व ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और मेरी जियोग्राफी में आपको मिलेगा डायग्राम और मैप बेस्ड, इससे आप आसानी रहेगी कॉन्सेप्ट समझने में। आपको इसकी यदि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसका आरपीएससी प्लस का, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 7,000 रुपए में। यदि मेरे रेफरल कोड को यूज करते हो तो मात्र 6300 रुपए में, जहां आपको एक से बढ़कर एक बेस्ट एजुकेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? बेस्ट एजुकेटर, जिनके अनुभव आपकी एग्जाम में सफलता दिलाने वाले होंगे। तो मैं आपको बार बार नहीं कह के एक बार कह रहा हूं, आरकेएस लाइव का यूज करते हुए रेफरल कोड मात्र 6300 रुपए में सिलेबस को खरीदिए और अपना बनाते हुए 12 महीने में सफलता की ओर बढ़िए। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। क्या नाम है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी वह छिद्र जिसे लावा, राख, गैस व जल वाष्प का उद्गार होता है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। जो बाहर निकलने की प्रोसीजर है उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ये देखिए, आपके सामने एक ऐसे पिंड बनाया हुआ है जिसका आप उदाहरण ले सकते हो। ये जो है इससे बोलते हैं ज्वालामुखी की नली, जिससे लावा क्या आता है, धरातल पर आता है। तो ये तो हो गई नलिका। और ये जो है इसे बोलते हैं क्रेटर, इसे बोलेंगे शंकु। यानी वह मुख जहां से क्या निकलता है, ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। और जिस नलिका या पाइप के द्वारा आता है उसे हम नली बोलते हैं, ज्वालामुखी नलिका। और जो पिंड का निर्माण होता है उसे हम क्या कह देते हैं, क्या कहेंगे भैया? उसे हम कहेंगे शंकु। आगे ध्यान दो, यहां पर इसके अंदर कालांतर में समय जो बीतता है तो यहाँ डाट लग जाती है, डाट ही बोलते हैं, यानी अवरुद्ध हो जाता है, लावा सूख जाता है। तो इस क्रेटर में पानी भर जाए तो इसे हम कह देते हैं क्रेटर झील। और यदि विस्फोट होते वक्त, यदि विस्फोट बहुत ज्यादा तीव्र होता है और क्रेटर की आकृति थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे हम कह देते हैं काल्डेरा। क्या कहेंगे साथियों? काल्डेरा कहेंगे। मैग्मा, आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत जो भी पदार्थ बाहर आता है उसे हम क्या कह देते हैं, लावा कहते हैं। और भूमि में रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। भूगर्भ में पिघली हुई चट्टानों, जलवाष्प, गैसों आदि सभी के मिश्रण को मैग्मा कहा जाता है। परंतु जब यह मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है तो इसमें से गैस व जलवाष्प मुक्त हो जाती है। शेष बचे भाग को क्या कह देते हैं भैया? लावा कहते हैं, जिसके साथ लावा के जमने से कुछ ठोस खंड भी बाहर निकलते हैं। एक बात गौर कर लेना भाई, आंतरिक भाग में चट्टाने जलवाष्प गैस मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, तब उसको क्या कह देते हैं? मैग्मा कह देते हैं। परंतु जब बाहर आने पर गैस और जलवाष्प क्या हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है, वातावरण में फैल जाती है, और लावा है वो द्रव्य के रूप में धरातल पर जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लावा कहते हैं। आगे चलिए, बाहर निकलने वाले पदार्थों को हम 3 चीजों में बांट देते हैं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो भी आती है। तो सबसे ज्यादा तो एक मैं बता देता हूं, आपको पूछा जा सकता है ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक पदार्थ कौन सा बाहर निकलता है? तो जलवाष्प निकलती है। सबसे ज्यादा धरातल पर जो पदार्थ आता है वो आता है, लगभग 90% भाग होता है जलवाष्प का। इसमें कुछ गैसें आती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया। ऐसी कुछ हवाएं
कैसे आती है। आपको यदि याद रहना है, करना है, तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की यदि मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या है? अम्लीय प्रकृति का आपको महसूस होगा। आगे देखो, आदि बाहर निकलती है, इसके साथ अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प होती है, ये बात गौर कर लेना। और सभी गैसीय पदार्थ लगभग 60 से 90%। आपको 90% रट के रखना है। क्या करना है? रट के रखना है। और क्वेश्चन सही होता हुआ देर नहीं लगेंगे। ठोस पदार्थ, जो छोटे बड़े ठोस पदार्थ होते हैं उनको संयुक्त रूप से पायरोक्लास्ट, ये फ्लास्ट नहीं है, ये क्लास्ट है भैया, पायरोक्लास्ट या ज्वाला खंडाशय कहा जाता है। इनमें कुछ आकृतियां होती हैं, उनके आधार पर इनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे लेपिली, क्या बोलेंगे? लेपिली, जो मटर के दाने के आकार के होंगे, ठीक है। इससे पहले जो आपका निकलेगा वो निकलेगा प्यूमिस। प्यूमिस क्या होगा? प्यूमिस होगा जो झागदार लावा आएगा बाहर, उसको हम प्यूमिस कहेंगे, बुलबुलेदार। इसके बाद में आपके लेपिली आता है। लेपिली से बड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं स्कोर्सिया, और स्कोर्सिया से बड़े आते हैं उनको बोल देते हैं बम। बम के बाद में आती थी ज्वालामुखी राख, और ज्वालामुखी राख जब पानी के संपर्क में आती है तो उसे कह देते हैं टफ। तो ये इस तरीके के कुछ आकार के आधार पर कुछ पदार्थ निकलते हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं। टफ, देखो, बारीक राख ज्वालामुखी धूलि का जमाव जब जल में होता है तो उसको क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। ये आपको बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, यूपीएससी के एग्जाम में और आरपीएससी के एग्जाम में, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेक्चर सब्जेक्ट में यदि आप आते हो तो भी, और फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और आरएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टप का संबंध है। तो टप का संबंध किससे? ज्वालामुखी धूलि से है, जब वो किस में जम जाए? पानी में जम जाए। आपको ये ध्यान रखना है। प्रेसिया, प्रेसिया संकोचन, ये देखो नुकीले कोणात्मक, इस तरीके से यदि कोई कोणात्मक है, मतलब आप देखते हो बजरी के जो कोने बने हुए होते हैं ना, उनको कहते हैं। और स्कोर्सिया क्या होता है? गैस मिश्रित होती है और लावा आग जैसा वायु कोशिकाओं, ये कोशिका है भाई, से युक्त होता है, ठीक है ना। मतलब ये कोई लावा है और लावे के अंदर क्या आ गई? क्या आ गई? गैस आ गई, उसको हम क्या कह देंगे? स्कोर्सिया। आगे चलिए, ज्वालामुखी बम, यानी बड़े बड़े जो शिलाखंड है उनको अब क्या कहेंगे? बम कहेंगे। इसके जमाव से कॉन्ग्लोमेरेट का निर्माण होता है। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? बताइए भाई। कॉन्ग्लोमेरेट में कणिका, गुटिका और गोलास्मिका, ये मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना। ये मिलकर जो चीज बन जाती है, यानी गुटिका होगी 2 से 4 mm की, और ये 4 से 16 mm की, और ये गोलास्मिका होगी 16 से 256 mm की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तीनों मिल जाएंगे तो कॉन्ग्लोमेरेट कहलाएंगे। आगे ध्यान देना, लेपिली 32 मीटर से 4 मिलीमीटर आ रहा है। अखरोट के दाने के आकार के या मटर के दाने के आकार के। राख 4.4 से 0.25 mm की। लेपिली राख जैसे कणों का जमाव क्या कहलाता है? टेफ्रा। ये आप ध्यान रखना, मतलब राख का जमाव, राख में कुछ बारीक कणों और भी साथ में हो तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या पता चल जाएगा कि टेफ्रा क्या होते हैं? टेफ्रा राख में जो बारीक कण होते हैं, किसके? ज्वालामुखी उद्वेलन के कारण, तो उसको हम क्या कह देंगे? टेफ्रा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, टेफ्रे का निर्माण होता है नदी अपरदन से, वायु अपरदन से, हिमानी अपरदन से, या ज्वालामुखी क्रिया से? तो ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी धूलि ये बारीक कणों की होगी, नाम से आपको पता चल रहा है। आगे आगे आपका क्या है? ज्वालामुखी धूलि के बाद में आता है ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात काफी समय तक लावा धरातल पर आता है, और लावा जब आता है तो उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं।
देखो लावा भूमि में रहेगा तो क्या कहलाएगा, बताओ भाई। भूमि में रहेगा तो क्या करेगा, मैग्मा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें चट्टाने हैं, साथ में जलवाष्प गैस से बाहर आते ही वो निर्मुक्त हो जाती है और लावा का जमा हो जाता है, उसको लावा कह देते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे ग्रेनाइट लावा व बेसाल्टिक लावा कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रेनाइट लावा या बेसाल्टिक लावा कहते हैं। देखो भाई कैसे क्या होता है, देखो ये जो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, सॉरी भाई यहां गौर करना आप लोग। अम्लीय प्रकृति की जो चट्टान है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। ये सिलिका की मात्रा से निश्चित हो रही है। सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होगी तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय प्रकृति का। और 65% या 40 या 45 भी आता है भाई, 45% से कम होगी उसे हम क्या कह देंगे, क्षारीय कह देंगे। इसमें क्या होता है, हेल्सिक लावा होता है और ये मैफिक लावा होता है जिसे पैठिक भी कहते हैं। तो आपको इस लावा का कोई ज्यादा आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है इसको, ठीक है ना, क्रिटिसाइज नहीं करना है इसको। तो क्या करना है, हमारे को ध्यान रखना है कि सिलिका की मात्रा अधिक अम्लीय लावा, सिलिका की मात्रा कम क्षारीय लावा। अम्लीय लावा का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट, और क्षारीय लावा का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। 7 pH से ऊपर वाले अम्लीय और नीचे वाले क्षारीय होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, देखो इसको ध्यान रखना, अम्लीय लावा को फेल्सिक और इसको क्या कह देते हैं, मैफिक लावा कह देते हैं। ये रंग का क्या होता है, पीला होता है और ये रंग का काला होता है। इसमें ये गाढ़ा होता है, यानी ये गाढ़ा होगा और ये क्या होगा, कुछ पतला होगा। तो आपको ध्यान रखना है। देखो अम्लीय लावा में क्या होगा, सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होगी, क्षारीय लावा में 65% से कम होगी, 40-45 के आसपास होगी। इसका रंग क्या होगा, अम्लीय लावा का पीला, क्षारीय लावा का काला। इसके बाद में क्या आता है, ये गाढ़ा होता है और ये क्या होता है, पतला होता है। कौन सा, बेसाल्टिक। इसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट व बेसाल्ट, अम्लीय व क्षारीय। इसके अलावा इसे क्या कहेंगे, फेल्सिक, और इसे कह देंगे मैफिक। आगे बात समझ में, चलो जी आगे। लावा के गाढ़ा या पतला होने के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, ब्लॉक लावा, खंड लावा, रज्जु लावा, रोपी लावा, रस्सी लावा। कैसे भाई, देखो गाढ़ा लावा होगा ना तो वो एक ही जगह जम जाएगा, इस तरीके से गुंबद का निर्माण करता जाएगा एक ही जगह। जबकि जो पतला लावा होगा वो क्या है, फैलकर दूर तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रज्जु लावा कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ब्लॉक लावा कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक बात, इसको हवाई द्वीप पर आ है या आ है या इसे क्या कहेंगे, प्योय पोय, पयोय पयोय। ये नाम आपको कई बार पूछा जाता है। आगे जी, हाँ, स्थानीय पतले लावा को क्या कहते हैं, पयोय पयोय, ठीक है ना। आगे, लावा के आधार पर, लावा के जमाव के आधार पर इसको क्या है, निम्न भागों में बांटा, क्रिस्टलीय। देखो क्रिस्टलीय का मतलब है लावा का यदि जमाव धीरे धीरे होगा तो उसमें क्या है, द्रव्य बनते जाएंगे, क्रिस्टल बनते जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे जमा होगा तो कुछ परतें बनती जाएगी। और आगे ध्यान दो, ग्लासी लावा, इसमें क्या होता है, बिना क्रिस्टल वाली होती है। ग्लासी लावा आपने देखा कि गर्म ताप के कारण कई बार ईंट है उसको आप फोड़ते हो तो उसके अंदर कांच जैसी संरचना निकलती है। वो कांच जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, ग्लासी लावा कहलाती है, ठीक है ना। हालांकि वो लावे से नहीं बनी हुई है, तो किससे बनी हुई है भैया, वो बनी हुई है मिट्टी से, केंद्रीय उद्गार वाले। अब देखो मैं आपको यहां कुछ शब्द लिख देता हूं, पहले आगे की स्लाइड में चल लेते हैं। देखो आपको यहां याद करना है, बहुत आसानी से याद करना है, और आसानी से आप याद करोगे तो क्लियर होता जाएगा। देखो यहां गौर करना, नंबर 1 हवाई तुल्य, नंबर 2 स्ट्राम्बोली, नंबर 3 वल्केनो, नंबर 4 विसुवियस। और ये जो लिखा हुआ है
ये थोड़ा यहां पर ध्यान रखना, इसका नाम है प्लीनियन और ये है पीलियन। ये ध्यान देना, ध्यान देना, ये है पीलियन और ये है प्लीनियन। तो ध्यान देना आगे कि इसकी विस्फोट की तीव्रता के आधार पर है ये। देखो क्या है भाई, हाँ जी, देखो हवाई द्वीप, देखो इसकी मैं तीव्रता के आधार पे बता देता हूं। पहला हवाई, दूसरा स्ट्राम्बोली, तीसरा वल्केनो, चौथा विसुवियस, पांचवा पीलियन। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जो है ये होगा आसानी से ऐसे दरारी उद्भेदन की तरह। ये इसकी जो विस्फोटकता होती है वो कुछ ज्यादा होती है। वल्केनो है वो भी विस्फोटक होता है और फूलगोभी की तरीके के आकार का होता है, और ये भी होता है, ये भी फूलगोभी के आकार का होता है, और ये और भयंकर तीव्र गति का होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्यों होता है। तो इसमें उद्वेलन जो होते हैं उसमें तीव्रता जो जो बढ़ती जाती है हम आगे की तरफ चलते जाते हैं। आप देखो जोरदार विस्फोट होता है तो उसमें क्या होगा, जोरदार विस्फोट होगा तो जो ज्वालामुखी कण है वो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो मैं बता देता हूं, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए का एक स्टेट है और उसकी राजधानी है होनोलुलु। देखो हवाई द्वीप ज्वालामुखी में जब लावा हवा में उछलता है तो हवाई द्वीप के लोग इसे अग्नि देवी के नाम से पिल्ली के बालों की संज्ञा दी है। ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके के ज्वालामुखियों को देवी पिल्ली माना गया है। तो पिल्ली देवी के बालों की संख्या किसको दी गई है, हवाई द्वीप पे, और ये कहां है, प्रशांत महासागर में। आगे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी द्वीप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक दिशा में अवस्थित है, जिनमें उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे पुराने मृत हैं और दक्षिण पश्चिम में स्थित सबसे लंबे और सक्रिय। देखो ये यहां पर पूर्व है भाई, ये पूर्व है। देखो यहां पुराने हैं और यहां नए हैं। ये आपको आरएस या यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या साहब कि पुराने कौन से नए कौन से। नए हैं दक्षिण पूर्व वाले और पुराने हैं उत्तर पश्चिम वाले। हुआ क्या होगा, माना जा सकता है कि ये धरातल है और इस धरातल के आंतरिक भाग में चट्टानें गति कर रही हैं। तो ये जो चट्टानें ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। इसी कारण ये जो ज्वालामुखी क्षेत्र है ये क्या है, बदलता जा रहा है। भूग्रह में स्थित मेंटल प्लूम पिच अग्निशिखा पर स्थित है, यानी ये किस पर है, मेंटल पर स्थित है। इसका उदाहरण मोनालोवा, मोनाकी, किलुआ, ये कुछ ज्वालामुखियों के नाम है जो आपको ध्यान रखना है। ये हवाई द्वीप समूह के जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हीं का स्वभाव रखते हैं। स्ट्राम्बोली, इनमें तीव्रता हवाई द्वीप की ज्वालामुखी की तुलना में अधिक होते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है, यानी लिपारी द्वीप पर स्थित है भाई, ये ध्यान रखना, इटली में। और इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसमें उद्गार बार बार होता रहता है। पहले क्या होता था, जहाज लेकर, जब पतवार लेकर, जो जहाज लेकर जो भी आदमी जाते थे, नाविक जाते थे, तो होता क्या था कि उनके पास नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था। तो नेविगेशन सिस्टम में कमी होने के कारण ये क्या करते थे, समुद्रों में कुछ जगह पोल लगे हुए थे जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते, समुद्री अवरोध को बता देते थे। तो ऐसा ही ये क्या है, भूमध्य सागर में जो स्ट्राम्बोली है इसमें ऐसे एनी टाइम क्या है, आग निकलती रहती है, तो दूर से पता चल जाता है कि वहां ज्वालामुखी, इसी कारण इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वल्केनो तुल्य, तो वल्केनो तुल्य ये इटली में है वल्केनो, एक तो बात ये ध्यान रखना। और इसमें स्ट्रोम्बोली की तुलना में ज्यादा विस्फोटक होता है और हवा में आकार कैसा बन जाता है, फूलगोभी की तरह। विसुवियस, इसमें इनमें विस्फोट की तीव्रता वल्केनो से भी अधिक होती है।
तथा लावा वल्केनो की तरह काफी ऊंचाई तक फूलगोभी के समान उछाल दिया जाता है। 1979 में वल्केनो में उद्गार हुआ जिसमें इटली के दो नगर पोम्पियाई और हरक्यूलियन लावा में दबकर नष्ट हो गए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब इटली के दो नगर है वो पूर्णतः नष्ट हो गए विसुवियस से। तो ये विस्फोट आप ध्यान दे सकते हो। इसकी खोज है वो प्लिनी ने की थी, इस कारण इसे प्लिनियन भी कहते हैं। और अगला आता है इसका दिन प्लिनी ने किया आता है, इसे प्लिनी तुलियन ज्वालामुखी कहते हैं। प्लिनी की बुक का नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस। और क्राकातोवा ज्वालामुखी भी इसी के तरीके का है। कहां का? इंडोनेशिया का। बताया जाता है कि इसमें जब विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया कहां है? भारत के पास में। यहां जब विस्फोट हुआ तो यह बताया जाता है कि तुर्की में इसकी आवाज सुनी गई। तो देख लो धमाका कहां तक सुना गया था, यूरोप और एशिया के बॉर्डर तक। पिलियन तुल्य ये सर्वाधिक क्या होते हैं? विस्फोटक होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना कि ये सर्वाधिक विस्फोटक कौन से है और सबसे कम विस्फोटक कौन से है। ठीक है। अटलांटिक महासागर में पश्चिम में द्वीप समूह है आर्कटिक द्वीप पर स्थित पीली ज्वालामुखी। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पश्चिमी द्वीप समूह पर स्थित आर्कटिक द्वीप समूह है। ठीक है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अटलांटिक में है। ठीक है ना, और वहां पर पीली ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में 1902 में उद्गार हुआ जिसके कारण सेंट पियरे नगर लावा में दबकर नष्ट हो गया। और फिलीपींस का पिनाटुबो ज्वालामुखी का उद्गार भी पिलियन की तरह अत्यधिक विस्फोटक है। तो आप लोगों को मुख्य बात जो याद रखना है वो है ये सही क्रम। इसका सही क्रम आप लोगों को याद होगा तो आप आसानी से याद कर पाओगे, समझ जाओगे, आपके क्वेश्चन को सर कर पाओगे। हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य या प्लीनियन और पीलियन, ये इनकी तीव्रता के आधार पर है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर यह क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो एक बात यहां आप गौर कर लीजिए। जागृत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिससे उद्वेलन होता रहता है, बार बार उद्वेलन होता है, जैसे स्ट्राम्बोली एटना। ये नाम मैंने देश के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, इनको रट लेना। इनकी सिचुएशन पूछी जाती है, ये लोकेशन पूछी जाएगी इसकी। इक्वेडोर, कोटोपेक्सी, पिनाटुबो, ताल, ये जो बयान लिखा हुआ है ना, ये मेयान है, मेयान। बंगाल की खाड़ी में स्थित बेरन, ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। और कोटोपेक्सी 5897 मीटर ऊंचा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त, ऐसा जिसमें अभी क्या है, क्या नहीं हो रहा, उद्गार नहीं हो रहा, परंतु भविष्य में क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है, यानी सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है। इसमें इटली के ज्वालामुखी है। इटली का यहां पर है, आपको ध्यान रखना है, विसुवियस। ठीक है। इंडोनेशिया का क्राकातोवा, जापान का फ्यूजियामा और एकागागुआ। अकागागुआ आपको पता है क्या कहां की है? एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक है, 6960 मीटर ऊंची है ये। आगे ध्यान देना, मृत ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा और आगे भी नहीं संभावना है, जैसे म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, तुर्की का अरारात और ईरान का कोहे सुल्तान व देवमंद। ये देवमंद नहीं है, ये देवमंद है भाई। ठीक है, आगे चलिए। यहां पर हम कुछ ज्वालामुखियों का विश्व वितरण देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर ज्वालामुखी कहां कहां कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत परिमेखला पर पाए जाते हैं। प्रशांत परिमेखला पर जो पाए जाते हैं ज्वालामुखी, उनके बारे में मैं बता दूं, इसे कहते हैं प्रशांत मेखला।
परिप्रशांत मेखला में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन कौन से ज्वालामुखी है। तो यहां मैं एक तो बता देता हूं, माउंट इरेबस, यहां आ जाता है आपका अकागागुआ, यहां आ जाता है आपका ओजोस तल चोलाडो, यहां है इक्वेडोर में कोटोपेक्सी व चिम्बारेजो। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो यहां पर हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी आ जाते हैं, जिनमें हमने किलायू वगैरह इनके नाम पढ़े थे। आगे ध्यान रखना भाई, यहां पर आ जाते हैं तो फ्यूजियामा जापान में, यहां आपके आ जाता है क्राकातोआ, ताल और मेयान वगैरह ये मैंने आपको नाम बताए। तो 2/3 यहां पर क्या आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ही ज्वालामुखी नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। यहां पर यह ध्यान रखना है, यहां पर भी ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और यहां पर ये जो क्षेत्र है, मैं इसका कलर चेंज करके बता देता हूं, आप लोग ध्यान देना। ये जो पेटी है इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। तो ये भी ज्वालामुखी उद्वेलन का क्षेत्र है, और ये है महान भ्रंश क्षेत्र। तो यहां पर भी क्या है, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं विश्व वितरण में। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। अधिकतर ज्वालामुखी सुनिश्चित पेटियों में पाए जाते हैं, यानी कुछ निश्चित स्थान है जो क्या बता रहे हैं आपको ज्वालामुखी के बारे में। विश्व के 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। शेष नवीन पर्वतों के क्षेत्र में गहरे सागरों और भ्रंश घाटियों में स्थित है। सबसे पहली बात, परिप्रशांत मेखला, रिंग ऑफ फायर, यह विनाशात्मक प्लेट पर स्थित है। ध्यान रखना, दो विपरीत प्लेटें जब आमने सामने चलती है तो एक भारी जो प्लेट होती है, जैसे महासागरीय प्लेट हमेशा भारी मानी जाती है, तो वो नीचे क्षेपित हो जाती है। तो इस कारण ये जो हिस्सा होगा ये जम जाएगा, ये गल जाएगा आंतरिक ताप के कारण। और यहां से आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी उद्वेलन होगा। तो ये क्या है, विनाशात्मक किनारे। ये देखो आगे लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, अग्नि श्रृंखला या रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। आगे जी, यह पेटी न्यूजीलैंड, अलूशियन द्वीप, अलास्का, रॉकी और एंडीज होते हुए अंटार्कटिका के टेरर और माउंट इरेबस, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। इसका नाम रट लेना, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित है। कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। चिल्ली का अकागागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, अमेरिका का सस्ता रेनियर हुड, फिलीपींस का मेयान आदि इस पेटी में स्थित है। यह ध्यान रखना, ताल और मेयान दोनों है इसमें, ठीक है। शास्ता रेनियर, ये जो का लिखा हुआ है ना, ये 2 जगह आ गया। शास्ता रेनियर हुड ये अमेरिका में है। आगे जी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहां पर आपको ध्यान देना है कि इंडोनेशिया तक फैली हुई है, कैनारी द्वीप से लेकर। पहले मैं पीछे चलता हूं, मैं आपको बता देता हूं, यहां से लेकर और ये इंडोनेशिया तक फैली हुई है ऐसे। तो यहां पर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। यहां आपको ध्यान रखना है कौन सा, स्ट्राम्बोली, विसुवियस, ये विसुवियस है भाई,
एटना ईरान का देवबंद कोह सुल्तान, और कॉकेसस का एलबुर्ज, आर्मीनिया का अरारात, इंडोनेशिया का क्राकातोवा। इस पेटी के महत्वपूर्ण क्या है? ज्वालामुखी है। यानी इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। अफ्रीका ब्रंस घाटी क्षेत्र, कीनिया और किलिमंजारो। किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका, ठीक है ना। मध्य अटलांटिक मेखला, जिसे हम क्या कह देते हैं? मध्य अटलांटिक कटक भी कहते हैं। इस पर आइसलैंड, एजोर्स, सेंट हेलेना, ठीक है ना। सेंट हेलेना तो है, वो तो है अटलांटिक में, और सेंट हेलेंस है वो ज्वालामुखी है यूएसए में। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्लेट के अंदर स्थित है। विश्व के जिन भागों में भूकंप की घटनाएं होती हैं उन्हीं क्षेत्रों में ज्वालामुखी घटनाएं भी होती है। ज्वालामुखी क्रिया प्लेट किनारों से प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। यानी ज्वालामुखी क्रिया कहां होगी? प्लेट जहां किनारे वाले हिस्से हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्लेट ज्वालामुखियों का उद्गम स्थल कहेंगे। आगे, विश्व के 80% जो ज्वालामुखी है वो अभिसारी किनारों पर है, और 15% कहाँ है? अपसारी किनारों पर है, और केवल 5% है वो आंतरिक भाग में। यानी प्लेट जो है, जैसे ये कोई प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों आमने सामने गति करेगी, मुख्यतः वहीं ज्वालामुखी विस्फोट होगा। परंतु कुछ कंडीशन ये होती है कि जब दो प्लेटें अपसारी संचलन करती है तो ये बीच के भाग से लावा भी आता है, जो मात्र 15% ज्वालामुखियों को रिप्रेजेंट करता है। परंतु प्लेटों के बीच में बहुत कम होते हैं, और ये कुछ आकस्मिक कारण होते हैं, इनके कारण ये बनते हैं। ज्वालामुखियों की प्रमुख पेटियां, तो ये क्या है? प्रमुख पेटियों के अंतर्गत परिप्रशांत पेटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ज्वालामुखियों में हमने पढ़ा क्या? ज्वालामुखी कहते किसे हैं? किसे कहेंगे भाई? तो ज्वालामुखी हम कहते हैं वह छिद्र जहां से क्या लावा धरातल पर प्रकट होता है। इसके अंतर्गत बाद में इसके आंतरिक भाग से आते क्या है? तो सबसे पहले जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके बाद में आती है गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा कई गैसें। इसके बाद में क्या आता है? कुछ ठोस पदार्थ, जैसे लेपिली, मटर के दाने के आकार के, उससे बड़े स्कोर्सिया, ब्रेसिया, और बम यानी बड़े शिलाखंड जो हमारे वातावरण में फैल जाएंगे। इसके बाद में ध्यान रखना है लावा दो तरीके का होता है, एक अम्लीय प्रकृति का और एक क्षारीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का वो लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा होती है, जबकि क्षारीय प्रकृति का लावा वो लावा होता है जिसमें क्या होती है? सिलिका की मात्रा 55% से कम होती है। ग्रेनाइट अम्लीय लावा का उदाहरण है, और बेसाल्ट है वो क्षारीय लावा का उदाहरण है। इसके बाद में आता है हमारे कि लावा की उपस्थिति होने के बाद में जो लावा धरातल पर आता है उसके कारण उसकी तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों को बांटा है। तो सबसे जो कम तीव्रता का होगा उसको हवाई तुल्य, दूसरा आता है स्ट्राम्बोली तुल्य, तीसरा आता है वल्केनो तुल्य, चौथा है विसुवियस तुल्य या प्लीनियन तुल्य, और पांचवा जो आता है वो होता है पीलियन तुल्य। पीलियन विश्व का सबसे तीव्रता वाला या खतरनाक या विनाशकारी ज्वालामुखी है। इसके बाद में आता है जागृत, जिससे लावा निकलता रहता है। प्रसुप्त जो सोए हुए हैं। उसके बाद में शांत, जो क्या है कभी भी जागृत होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद में आता है ज्वालामुखी वितरण। तो ज्वालामुखी का वितरण जब होता है तो आपको ध्यान देना है, परिप्रशांत मेखला पर 2/3 ज्वालामुखियों की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद में मध्य महाद्वीपीय पेटी, उसके बाद में मध्य अटलांटिक पेटी, और बाद में आता है महान ब्रंस घाटी क्षेत्र जो अफ्रीका का है। इस तरीके से ये आपका जो ज्वालामुखी है उसका टॉपिक है। पर मैं आपको एक एडिशनल जानकारी यहां देता हूं। क्या है साहब? देखो भूकंप, ये सॉरी, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है
इसमें कई बार लावा धरातल के आंतरिक भागों में जम जाता है। आप लोगों ने कई बार चर्चा सुनी होगी, कौन सी, कि साहब हमारे गांव में कुआं खोदते थे, तो कुएं खोदने वालों से आप पूछोगे तो आंतरिक भाग में जब ऊपर से कोई सामान बेचते थे तो वो नीचे चले जाते थे ऐसे, तो वहां हम पूछते कहां जाते हो, बोलते थे गुफा। यानी आंतरिक भाग में दरारें पड़ी है और उन दरारों में जब लावा जम जाता है तो कुछ विशेष आकृतियां ले लेता है। उनको क्या क्या कहा जाता है मैं यहां आपको बताता हूं, और इनको आप याद रखोगे एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनी ज्वालामुखी स्थलाकृति, देखो भैया, यदि इस तरीके से खड़ा जमा हो उसको बोलेंगे हम डाइक। क्या बोलेंगे, डाइक। और इस तरीके का कोई जमा हो, ऐसा, इस तरीके का, यानी कोई बड़ा गुंबद जैसा जमा हो जाए, उसको बोलेंगे बैथोलिथ। यदि यही गुंबद हो परंतु छोटा हो तो इसे बोलेंगे हम लेकोलिथ। और यदि जमाव लहरदार हो तो इसे कहेंगे थैकोलिथ। बहुत रोचक है और एग्जाम में ये आते हैं भैया। और यदि जमाव ऐसे तस्त्री नुमा हो या प्याले नुमा हो तो इसे कहते हैं लेपोलिथ। और यदि जमाव इस तरीके से ऊर्ध्वाधर हो, क्षैतिज हो, सॉरी क्षैतिज हो, तो उसे कहेंगे सिल। और यदि जमाव यदि इस तरीके से हो परंतु क्षैतिज हो, उसे कह देंगे सीट। अब देखो यहां गौर करना भाई, बड़ा कोई गुंबद बन जाए, क्या बन जाए, गुंबद, तो उसे क्या कहेंगे, बैथोलिथ। छोटा गुंबद बने उसको कहेंगे लेकोलिथ। देखो पैथोलिथ, लेकोलिथ, बोलने में आपको पता चल रहा है। पैथोलिथ का यदि अनाच्छादन होगा तो कभी भी धरातल नहीं मिलेगा, उसका तल नहीं मिलेगा। जबकि लेकोलिथ का यदि कटाव होगा, अनाच्छादन होगा, तो उसका धरातल मिलना संभव है। थैकोलिथ, आपने कोई चीज फेंकी तो वो ऐसे अनियंत्रित रूप से क्या है, अनिश्चित रूप में वो जम जाएगी, जैसे इस तरीके से लहरदार। उसके बाद में आता है लेपोलिथ। लेपन करते हैं तो ऐसे चलता है हमारा हाथ, तो उसे हम कहेंगे लेपोलिथ। और डाइक, डाइक यानी खड़ा जमाव। और सिल का मतलब है मोटा क्षैतिज जमा होगा उसको सिल कहेंगे, और जो पतला क्षैतिज जमा होगा उसको हम सीट कहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको ज्वालामुखी का ये टॉपिक करवाने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप यदि अनअकैडमी पर प्लस कोर्स में आप आना चाहते हो तो प्लीज मेरा रेफरल कोड आरकेएस लाइव यूज करते हुए 10% का ऑफ प्राप्त कीजिए। यह मात्र 30 तारीख तक का ऑफर है। धन्यवाद साथियों।